आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक रेंज बना हुआ है, उसी रेंज में गोल्ड सिल्वर नजर आ रहे हैं। कॉमेक्स पर आप देखेंगे तो गोल्ड $4100 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीए अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो कॉमेक्स पर $58 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सवाल वही है, ये दायरा कब टूटेगा, यानी यहां से क्या गिरावट हम लोग देखेंगे और या तेजी देखने को मिल सकता है। ब्रेक डाउन लेवल्स क्या होंगे या यहां पर ब्रेकआउट लेवल्स क्या होंगे, कब मौका बनेगा, क्या डिप में बाय कर सकते हैं या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या रणनीति बनाए, जो ऑलरेडी फिजिकल में खरीद कर बैठे हैं वो क्या स्ट्रैटेजी बनाए। आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। अंकित सर, आपसे शुरुआत करूंगा, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ले लेते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्याज दरों को लेकर। पहले फेड ने अनचेंज रखा था, अब बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ने भी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। अपडेट क्या है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता देता हूं। यूएस फेड के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों को यहां पर स्थिर रखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दर जो है 3.75% पर स्थिर रखा है। यहां पर इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात की जाए तो लगातार पांचवी बार है कि दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ये वोटिंग परसेंटेज है, स्क्रीन पर है, आप लोग देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान की बात की जाए तो इसने भी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यहाँ पर 1% का जो है ब्याज दर बैंक ऑफ जापान ने स्थिर रखा है, स्टेबल रखा है। इसके अलावा जीडीपी में यहाँ पर बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। तो ये अपडेट है ब्याज दरों को लेकर। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, यानी अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान जो भी अमेरिकी बेस हैं जिन कंट्रीज में मिडिल ईस्ट में, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, अमेरिका ईरान के बीच लगातार कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो जाए, कहीं समझौता हो जाए, लेकिन अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अपडेट में यह है कि एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइल दागने का सिलसिला यहां पर फिर से शुरू हो चुका है। बीच में हमने देखा कुछ सीज फायर भी हुए थे, लेकिन अब वापस से पहले जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका असर हम लोग पूरे मार्केट पर देख रहे हैं। अंकित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मिडल ईस्ट को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उसको क्या लेकर व्यू है आपके, और बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और उससे पहले फेड के फैसले, कैसे देखते हैं इन फैक्टर्स को बुलियन मार्केट के लिहाज से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फेड की तरफ से तो इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा है, उसके बाद में उनका भी हॉकिश स्टेटमेंट ही रहा है, लेकिन वापस हमने देखा गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में ऊपर अपसाइड मोमेंटम आया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जापान की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई बदलाव नहीं करा गया है, तो देखिए उनकी उम्मीद यही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो 1% तक आ चुके हैं, उससे ज्यादा वहां पे बढ़ाने की भी वहां पे दरकार लगती नहीं है। और ये एक्सपेक्टेशन था कि ब्याज दरों में कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पे कैरी ओवर ट्रेड की अगर बात करें तो अभी मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई रिस्क बनती हुई नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जापान की तरफ से काफी डॉलर को बेचा गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिला है। हम अगर जापान की बात करें तो जो यूएसडी जेपीवाई है उसके अंदर आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। मतलब यहाँ पे है जापान की स्थिति थोड़ी सी मजबूत होती नजर आ रही है। काफी टाइम से हमने देखा है, एक लंबे समय तक यहाँ पे गिरावट चली है। 161 का एक लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर वो ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पे रैली थोड़ी सी हॉल्ट होनी चाहिए और थोड़ी सी मजबूती यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की तरफ से अगर देखा जाए तो येन में डॉलर के मुकाबले थोड़ी सी मजबूती यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अभी सिनेरियो ऐसा है कि अगर येन में थोड़ी सी तेजी अगर देखने को मिलती है, जापानीज येन के अंदर अगर थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर प्राइसेस को यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स 101.55 को तोड़ने में काफी मशक्कत लगाई, नहीं तोड़ पाया, उसके बाद में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी भी बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना कि यहां से डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि 99 98 का एक सपोर्ट जोन बना रहेगा, और अब जो रेजिस्टेंस है वो काफी मेजर बन चुका है 101.55, तो ये रेजिस्टेंस बना रहेगा और इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। इंडियन मार्केट की बात करें तो रुपया भी काफी अच्छे से मजबूत हुआ है। हमने देखा था 96.65 ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को छूने गया था, लेकिन उसके बाद में जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से इनलाइन रहा।
तो फेड सॉरी आरबीआई की तरफ से आरबीआई में एक्सपेक्टेशन थी कि 50 बिलियन डॉलर के आसपास बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे पैसा आ सकता है, डॉलर्स आ सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो कुछ हद तक 30 बिलियन डॉलर तो आ चुका है। रेस्ट मुझे लगता है कि 50 बिलियन डॉलर की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी अच्छी होती नजर आएगी। तो अब यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो रुपए है उसकी एक रेंज रहेगी 94 से 97 और डॉलर इंडेक्स की रेंज रहेगी 98 से 101.55। इसी के बीच में दायरे में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट जब मार्केट के अंदर आएंगे तो मुझे लगता है क्लैरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सर का व्यू है फंडामेंटल्स को लेकर और इसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर दिखाई दे रहा है। वंदना मैम, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले गोल्ड पर राय लेना चाहूंगा आपसे। कॉमेक्स पर गोल्ड $4144 पर नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर देखा जाए तो 1,42,500 के करीब चल रहा है। मैम, यहां से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं और क्या गोल्ड के फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव हैं लॉन्ग टर्म नजरिए से, और क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी के लिए अगर ट्रेडर पोजीशन बनाना चाहते हैं? कौन से ऐसे लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां पर ट्रेड लिया जा सकता है? जी ब्रिजी, कुछ चीजें यहाँ पे बहुत खास है क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 महीने के फॉल के बाद जुलाई महीना ऐसा था जब यहाँ हम लोगों ने गोल्ड का एक ग्रीन कैंडल में बंद होता हुआ देखा, यानी कि यहाँ पे हल्की सही लेकिन तेजी जो है वो आते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे है कि WGC ने जो अभी सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने जो गोल्ड का कंजम्पशन है उन्होंने एट पार ही बताया है, यानी कि इतने क्राइसिस के बाद जहाँ क्राइसिस डीप हो रही थी तभी भी गोल्ड का कंजम्पशन बना हुआ था। ये बात सही है कि ETF में आउटफ्लोज थे, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करता हुआ मतलब नजर आया सेंट्रल बैंक की एग्रेसिव बाइंग। तीसरी चीज ये है कि अब यहाँ पे फेस्टिव डिमांड बढ़ रहा है और गोल्ड यहाँ पे अभी भी लोअर लेवल में है, तो एक जो फुटफॉल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ETF की हल्की बाइंग की शुरुआत हुई है और हल्का सा हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि बॉटम बन चुका है, लेकिन बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है ये कह सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड मार्केट को अंकित सर ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है। और अभी जापान के पास अगर मुश्किलें हैं तो मुश्किलें यूएस के पास भी। अगर जापान अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो यूएस की मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी क्योंकि येन कैरी ट्रेड यहाँ पे अनवाइंड होता हुआ नजर आएगा। तो जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाई वो उनके फेवर भी में भी नहीं है, और इस वजह से और हर हाल में ये जो चीजें सिनेरियो होती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या घटाता है, अनचेंज रखता है, फाइनली वो यहाँ पे गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बॉटम फॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे लेवल्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में $3950 जो अभी इसका लो था, मैं उसको मान के चलती हूँ कि वो मतलब लो लेवल जो है एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड में 4150 काफी इंपॉर्टेंट है। 4150 से ऊपर की क्लोजिंग अगर होती है तो मुझे नेक्स्ट लेवल 4220 का लगता है कि वो आना चाहिए। फिर उससे ऊपर ही हम 4300 की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 4150 के ऊपर क्लोजिंग होना, वो अगले हफ्ते हो या जब भी हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केट में। अपने बाजार में अब यहाँ पे हम लोगों ने रुपया को काफी ज्यादा अप्रिशिएट होता हुआ देखा है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस लोअर साइड आए हैं। तो जब रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है तो हमारे वीकली में देखा जाए तो थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ नजर आया है। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो अगर हम रुपया को कंसिडर करें कि रुपया यहाँ पे अभी भी आप देखिए ये मतलब काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है, 95.35 तक आया, आज भी 31 पैसा अप्रिशिएट हुआ है। अगर उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये 95 के करीब आता है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपना गोल्ड का जो लेवल रहेगा नीचे में 1,42,000 का एक सपोर्ट है और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 1,48,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है गोल्ड। तो अब हल्का मुझे लग रहा है कि बायस अपना अपसाइड बायस को ही रखना चाहिए और धीरे 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 यहाँ पे ETF बाइंग जो है वो भी रिटर्न होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, ये मैम का नजरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, गोल्ड में कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या सर आपकी तरफ से? एक बार सजेस्ट कीजिए। देखिए, अगर आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा वाली कहानी है, चल गया तो चांद तक वरना रात तक वाली कहानी है। यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट पे आसपास चल रहा है। तो इंटरडे में अगर देखा जाए तो गोल्ड को 1,43,500 के आसपास अगर मिलता तो बाय कर सकते हैं। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि 1,40,000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ था अभी तक। तो यहाँ पे 1,42,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट की बात करें तो 1,45,000 तक देखने को मिल सकते हैं। काफी स्लगिश है, पोजीशन बहुत ही कम बना के चलिएगा। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर की भी कहानी वही है। $55 का सपोर्ट बन रहा है, $61 का रेजिस्टेंस है। चला तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो 2 कैंडल बैक टू बैक अगर देखें तो वहां पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। तो 2,14,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा। 2,18,000 के आसपास बाइंग करी जा सकती है। 2,22,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बस वही कहानी है। ठीक है, यहाँ पर सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सबसे पहले सिल्वर की बात करें, सितंबर वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है
2,18,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,22,000 तक के टारगेट के लिए 2,14,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा अगर गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी सर की तरफ से खरीदारी की ही राय दी जा रही है। 1,43,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। गोल्ड अक्टूबर वायदा और टारगेट जो रहेगा 1,45,000 का रहेगा और स्टॉप लॉस आप लोग 1,42,000 का लगाकर चल सकते हैं। अंकित सर की ओर से टॉपिक में गोल्ड सिल्वर रिकमेंड किया जा रहे हैं, तो लेवल्स आप लोग ट्रैक कीजिए और ये ट्रेडिंग लेवल्स हैं जिनको आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाए उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑलरेडी मैम ने जिक्र भी किया उस चीज का, तो थोड़ा सा पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आप दोनों से उस पर एक एक करके मैं राय लूंगा। सबसे पहले जून तिमाही में सोने की जो मांग घटी है वो क्या रिपोर्ट कह रही है WGC की, वो मैं बता देता हूं। देखो जून तिमाही में देखा जाए तो भारत में सोने की मांग में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की गिरावट आई है। जून तिमाही में भारत में सोने की मांग घटकर 131 टन रह गई है, ये WGC की रिपोर्ट है। ज्वेलरी की खरीदारी घटने की वजह से सोने की मांग में गिरावट आई है और यहां पर ये रिपोर्ट निकल कर आई। इस रिपोर्ट पर और भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है WGC की ओर से ही कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने मार्च तिमाही के दौरान केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद के आंकड़ों में बड़ा बदलाव किया है। WGC ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि मार्च तिमाही के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद 57 टन रही है। पिछली रिपोर्ट में WGC ने मार्च तिमाही में केंद्रीय बैंकों की खरीदारी का जो आंकड़ा था 244 टन बताया था, यानी 187 टन की कटौती की गई है। और मार्च तिमाही की खरीद की बात की जाए तो 15 वर्षों में सबसे कम रही है। इसके अलावा WGC ने यह भी बताया कि 2026 की पहली छमाही यानी जून से जनवरी से जून तक का अगर आंकड़ा आप देखेंगे 6 महीने का, तो केंद्रीय बैंकों की कुल गोल्ड खरीद जो है 345 टन है। स्क्रीन पर आप देखिए आंकड़े, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जो 2022 के बाद पहली छमाही अगर देखा जाए तो सबसे कम खरीद हुई है, ये आंकड़े कह रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहां पर घटती हुई दिखाई दे रही है। मैम सबसे पहले आपका टेक, दोनों फंडामेंटल्स जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट मान रहे थे प्राइजेस को सपोर्ट देने के लिए, दोनों निगेटिव हो चुके हैं। क्या लग रहा है मैम, क्या यहां से गोल्ड और फिसल सकता है, प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग को लेकर हम काफी पॉजिटिव थे और इस चीज का बार बार जिक्र किया जाता है कि सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं तो सब ठीक चल रहा है सोने में, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मैम आपका टेक। ये ब्रिजी बहुत क्राइसिस सिचुएशन है। इसमें कुछ सेंट्रल बैंक्स मतलब खरीद रहे हैं, कुछ सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे बेच भी रहे हैं। तो वो मतलब कि पहले का क्या होता था कि ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे खरीदते हुए नजर आते थे। ये जो क्राइसिस सिचुएशन है इसमें कई सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं और कुछ यहाँ पे बेच रहे हैं, तो जो आंकड़ा है वो थोड़ा यहाँ पे कम होता हुआ इन टोटल नजर आता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे कि इतने सिचुएशन के बाद जो वॉर जिसने दुनिया के 2 बड़े कंज्यूमर, सबसे बड़े कंज्यूमर यानी कि इंडिया, चाइना और इंडिया को, दोनों को यहाँ पे अफेक्ट करता हुआ नजर आया है। इसमें यूरोप भी है, मिडिल ईस्ट भी है। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। और ये जो वॉर है ये 5 महीने चला है और आने वाले समय में भी लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। और ये इंटेंसिफाई हुआ है, क्योंकि इंटेंसिफाई कैसे बोले, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, बाबल मंदेब भी है और फिर यहाँ पे यूक्रेन से भी हमला रेड सी में शुरू हो चुका है। तो ये वॉर जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे माहौल में यहाँ पे सेंट्रल बैंक अभी भी बाइंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब कि पॉजिटिव ये है। हाँ, आंकड़े यहाँ पे कम होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 4 साल से ही मुझे लग रहा है कि 1000 टन का आंकड़ा जो है वो सेंट्रल बैंक्स ने क्रॉस किया था। फिर मतलब 2025 में हम लोगों ने इसे कम होता हुआ देखा। उससे पहले भी मतलब वो 1000 से नीचे ही रहता था। तो मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज अभी मतलब पूरा मतलब कि साल बाकी है, ये बाइंग जो है हो सकता है कि यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आए। लेकिन ये जो मतलब गिरावट है, जब मैं हिस्टोरिकल गिरावट को देखती हूँ, जैसे 1980s में आया था, 2008 में आया था, फिर 11 में आया था, 30-35% के सेल मतलब गिरावट के बाद हम लोगों ने हमेशा यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल बुल रन को आता हुआ देखा है। तो अगर हिस्टोरिकली बैक डेटा को यहाँ पे देखें तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत पैनिक और यहाँ से 15-20% यहाँ पे गोल्ड का दाम जो है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे भले ही थोड़ी गिरावट हो, लेकिन एक यहाँ पे बॉटम बनता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है अंकित सर, आपका क्या नजरिया रहेगा, शॉर्ट में बताइए सर।
देखिए वंदना मैम ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया इस चीज को। और देखिए ये सब्जी भाजी तो है नहीं कि इसको लगातार खरीदते जाएं, उसके बाद ये कंज्यूमेबल आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम बिल्कुल नहीं है ये। तो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से और इकोनॉमी को देखने के बाद में डिसीजन लिया जाता है जितने भी सेंट्रल बैंक हैं। कुछ को जरूरत होती है पैसे की, तो उसके हिसाब से वो अपना सेल भी कर रहे हैं। किसी को अगर एक्लिमेट करना है, अगर मैं चाइना की बात करूं तो जीडीपी के हिसाब से अभी उसका केवल और केवल 9% के आसपास है। अभी तो उसको 21% अपनी जीडीपी के हिसाब से सोना और ज्यादा खरीदना है। तो अभी तो उसकी बहुत बड़ी बाइंग बाकी है अभी चाइना की। और देखिए आप अगर ट्रेडर हैं तो उसका प्रोस्पेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन आप अगर निवेशक हैं तो फिर आप सेंट्रल बैंक की तरह आप सोच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है, थोड़ी सी बाइंग घटी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाइंग ही हो रही है। जितनी एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर है उतनी बाइंग वे पिछले 4 साल से कर रहे हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि 2026-27 के अंदर भी वो 1000 टन के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लगातार खरीदी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि ये सस्ता जितना नीचे के लेवल पे आएगा, क्योंकि आप और हम लोग कितनी बाइंग करेंगे, 10 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, 500 ग्राम की हो गई बाइंग। लेकिन वहां पे तो टन से बाइंग हो रही है। टन से अगर जब बाइंग हो रही है तो वहां पे आप मान के चलिए कि ऊपर लेके लेवल पे वो बाइंग नहीं करेंगे। जितना ज्यादा गोल्ड प्राइसेस नीचे आएगा उतना उनके लिए बेटर रहेगा, उतना उनको सस्ता गोल्ड मिलेगा खरीदारी करने के लिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल बैंक से बाइंग कर रही है, हमने नीचे के लेवल पे देखा था काफी अच्छी एक्लेमेशन हुई थी जब 1800-1900 डॉलर चल रहा था, जब 2600 डॉलर के आसपास आया था तब लगातार गोल्ड की बाइंग चल रही थी। अभी भी सेम कंडीशन चल रही है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं मिली है। एक इंडियन मार्केट का आपने जो डेटा भी रिलीज करा है कि उसमें 6% की यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली है। देखिए 6% में ज्वेलरी में गिरावट हमको देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज की तारीख में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन मैं अगर वैल्यू वाइज बात करूं तो वहां पे अभी भी हमने देखा है कि खरीदारी ज्यादा हुई है। तो लोगों ने ऐसा नहीं खरीदारी नहीं करी है, खरीदारी करी है, लेकिन जो क्वांटिटी टर्म्स में है उसमें 6% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो वैल्यू टर्म्स में है उसमें भी अगर देखा जाए तो पिछले साल से इस साल का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सर का व्यू निकल कर आ रहा है। हाँ मैम, एक बार चांदी के लेवल्स पर आए दे दीजिए, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? क्योंकि एक सवाल भी, एक दो सवाल, उस सवालों के जवाब लेंगे। एक बार शॉर्ट व्यू दे दीजिए चांदी को लेकर मैम। जी चांदी में ब्रिजी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, डेटा खराब आया है चाइना से भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल्स जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक लेवल है $61 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लें। और भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि 2,19,000 मतलब ये लेवल आता है तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एक बार मुझे लग रहा है प्राइसेस 2,23,000 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस लगाए 2,17,000 का। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के बाद जब चांदी की बढ़ने की यहाँ पे बारी है। ठीक है, चांदी के बढ़ने की बारी है तो चांदी को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। अंकित सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूंगा शॉर्ट में 2-4 सवालों के जवाब ले लिए जाएं। सबसे पहले नारायण जी का सवाल है, नारायण अग्रवाल जी का, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, सिल्वर माइक्रो अगस्त वायदा 2,24,600 पर सेल करके रखा है, शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है, क्या किया जाए, राय जानना चाह रहे हैं। सिल्वर माइक्रा, हाँ सिल्वर माइक्रा तो मेरे पास है नहीं चार्ट पे। अगर वंदना मैम इसको बता पाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैम ये एक बार चार्ट बता पे- सकते हैं? हाँ, अगर ये एमसीएक्स के लेवल के थ्रू भी समझा देंगे तो कोई इशू नहीं है। 2,24,000। हाँ इन्होंने शॉर्ट कर रखा, सॉरी मेरे पास आ गया है। Yes. इन्होंने शॉर्ट कर रखा है तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के अंदर आप 2,23,000 का मेंटेन करके चलिए। आपने शॉर्टिंग पोजीशन अच्छी बना रखी है, लेकिन नीचे के लेवल पे आया था, आप तो बुक नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 2,23,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। मैम, चेतन जी का सवाल आ रहा है, क्या हम लोग जिस तरह से गोल्ड 4,000 और 4100 के बीच कब से स्ट्रगल कर रहा है, क्या यहाँ से एक बाउंस बैक और 4300 का लेवल दिखेगा? वो चांसेस यहाँ पे ब्रिजी मुझे लग रहा है कि बनते हुए नजर आ रहा है। सितंबर महीना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगस्त से मुझे लग रहा है कि एक बार वो लेवल्स जो है वो आता हुआ दिखेगा। ठीक है अंकित सर, एक और सवाल का जवाब लेंगे। मेम्स दुनिया करके यूजर आईडी है, उनका सवाल है कि सिल्वर यहाँ पर 2,43,000 पर फिजिकल में बाय रखे हैं, ट्रेडर हैं, क्या करें? वेट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इंतजार ही है। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 2,13,000 का तो मेंटेन करके चल रहे हैं, लेकिन आपने फिजिकल में ले रखा है तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऊपर का एक्सपेक्टेशन है कि एक बार आना चाहिए, लेकिन 2,43,000 या 2,55,000 मेरे को लगता है कि मतलब एक्सट्रीम साइड है, वहां तक आएगी तो उसके बाद वापस से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो एक बार आपके पोजीशन आपके रेट के आसपास आता है, अब वो कितने महीने में आता है, 3 से 4 महीने हो सकता है लग जाए, अगर उस लेवल पे आता है तो मुझे लगता है निकलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है।